नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक सीमित दायरे में बिल्कुल लैकलस्टर ट्रेड के साथ इंडेक्स कामकाज करते हुए एक 17,000 करीब 768 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 17,735 के लोज हैं और आज जो मेजर सेल ऑफ है वो आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। करीब 1.25% नीचे आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाई पड़ेगा और मोर लेस 1.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए। तो तेज बिकवाली आज आपको ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा दिखाई पड़ेगी फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो एक प्रेशर है 17,800 पर निफ्टी फ्यूचर्स हैं, लेकिन 17,768 के आसपास निफ्टी स्पॉट कामकाज करता हुआ है। इसके अलावा निफ्टी बैंक जो कि आधा % नीचे 232 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। 41,237 का स्तर यहाँ पर भी बना हुआ है। तो मार्केट्स में प्रेशर और प्रेशर ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। 1900 शेयर गिरने वाले, करीब 914 शेयर बढ़ने वाले हैं। तो तेज़ी मार्केट में एटलीस्ट सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर तो एक शेयर तेजी के सामने करीब आपको 3 से 4 शेयर ऐसे दिख रहे हैं जहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। बातचीत करेंगे हम आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी इंडिविजुअल राय लेंगे और कुछ स्टॉक्स भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। खास तौर से 17,500, 600 ये वो जोन्स हैं जहां पर पुट राइटर्स हैं। 17,700 के आसपास पुट राइटिंग है, लेकिन ऊपर की तरफ 17,800 और 18,000 के जोन्स के अंदर 17,900, 17,800 के जोन्स में आपको मेजर कॉल राइटर दिखाई पड़ेगा। तो रेंज के अपर एंड और रेंज के लोअर एंड की तरफ हम वापस पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 17,600 रेंज के लोअर एंड की तरफ हम ऑलरेडी हैं। निफ्टी बैंक के केस में आप एक बार सिचुएशन देखिए कि 41,000 के जोन्स में आपको पुट राइटर दिखाई पड़ेगा, 40,500 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन ऊपर के जोन्स में करीब 42,000 के जोन्स के अंदर आपको कॉल राइटर्स एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मुश्किल नहीं हो रहा है ऐसे बाजार में एटलीस्ट टाइम पास करना, बाकी तो छोड़ दीजिए। जी सुमित जी, एक तो टफ रेंज और जिस हिसाब से विक्स गिर गया था, आई थिंक 12.5 के पास विक्स आ चुका था। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एज अ ऑप्शन सेलर। हम जहाँ ज्यादा काम करते हैं तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठ रहा। और एक अगर मार्केट यहाँ से मूव करता है तो एक किसी भी साइड में एक बड़ा मूव एंटिसिपेशन कर रहे हैं, क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट जब आएगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट ही आएगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो रहा है सुमित जी काम करना यहाँ पे। ये बात तो सही है। इनफैक्ट आपके जैसे लोगों को दिक्कत हो रही है तो रिटेलर्स के तो सोचिए क्या ही हालत हो रही होगी। खैर, मार्केट्स के अंदर क्या इंडेक्स की रेंज रखें हम, क्योंकि लोअर एंड की तरफ हम वापस जा रहे हैं। आमतौर पे ऐसे होता है कि बाजार एक लोअर एंड की तरफ आता है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देता है, होप आती है कि बाजार में शायद वापस शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। तो क्या हम उसी रेंज की तरफ जा रहे हैं? यहाँ से शॉर्ट जाएं ना जाएं, क्या करें? सुमित जी, एक टाइट रेंज में मार्केट फंस गया है और ऊपर की तरफ 20 डेमा जो है मार्केट का एक अहम रेजिस्टेंस बन गया और नीचे में 200 डेमा एक सपोर्ट बन गया। मुझे लगता है कि करंट लेवल पे मार्केट में एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। आज का जो 20 डेमा है वहीं पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो कि 17,860 के करीब, 860 के करीब एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 17,860 के करीब। मुझे लगता है कि अभी ये वापस एक बार 200 डेमा इसका टेस्ट कर सकता है निफ्टी, जो कि 17,550 का लेवल है। तो वहां तक एक बार वापस शायद निफ्टी स्लाइड कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वहां थोड़ा वीकनेस आज ज्यादा दिख रहा है, जिस हिसाब से एसबीआई में क्रैक हुआ और बाकी जो कुछ बंधन बैंक और सिटी यूनियन बैंक जिस हिसाब से क्रैक हो रहे हैं। सिर्फ ये एक पॉजिटिव है कि कोटक आज थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, और इंडसइंड और बाकी बैंकों में, आईसीआईसीआई में उतनी गिरावट नहीं है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई ग्रीन में चल रहा है, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। बट हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक बार अवॉइड ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। निफ्टी में जरूर एक शॉर्ट जा सकते हैं क्योंकि आईटी आज वापस वीक हुआ है। तो बैंक निफ्टी एक अवॉइड ट्रेड है फिलहाल। जिनके पास लॉन्ग अगर है तो बने रहने की सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में। 41,000 के करीब पे एक एसएल मेंटेन करे। बैंक निफ्टी में शायद एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि 20 डे में वापस टेस्ट कर सकता है। निफ्टी में वीकनेस ज्यादा दिख रही है। निफ्टी में वीकनेस थोड़ी ज्यादा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो आपको राय रणनीति बताई है आशीष जी ने, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। तो आशीष जी, कोई लॉन्ग जाएंगे या फिर सिर्फ शॉर्ट्स हैं, क्या करें बाजार में? सुमित जी, लॉन्ग शॉर्ट दोनों है। पहला शॉर्ट रहेगा बंधन बैंक में। हमने बंधन बैंक का एक जो चार्ट स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में वो काफी वीक हुआ है, तो यहाँ पे जरूर एक शॉर्ट कॉल बनाई, शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 241 का। मुझे लगता है कि बंधन बैंक में अगर गिरावट आती है तो ये यहाँ से इवन 230 का लेवल देखने मिल सकता है। तो बंधन बैंक पहला शॉर्ट कॉल रहेगा। सेकंड लॉन्ग रहेगा अशोक लेलैंड। ऑटो में हमने देखा है कि आज एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा निफ्टी का फॉल को कंटेंट करने का कोशिश कर रहा है।
तो अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 146 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें, और हमें लगता है कि इसमें 153 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तीसरा कॉल है पावर ग्रिड में। सुन जी, इसमें फिलहाल कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा है। स्टॉक की कंसोलिडेशन में 200 डेमा 20 डेमा के पास में ट्रेड कर रहा है। तो एक प्रिएम्प्टिव ट्रेड है। हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट ड्यू है यहाँ से। तो एक थोड़ा प्रिएम्प्टिव ट्रेड है। 213 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें, और 222 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 220 का पहला टारगेट है, 223 का सेकंड टारगेट है। तो 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स पे 3 स्टॉक्स हैं, जिनमें से एक शॉर्ट साइड पर और कुछ लॉन्ग साइड पे कॉल्स आपको दी गई हैं। पावर ग्रिड एक नाम है, बंधन बैंक, जिसके ऊपर आप शॉर्ट साइड पर अपनी कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। प्रेशर रहेगा करीब करीब 230 रुपए के टारगेट्स के लिए। 241 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। अशोक लेलैंड दूसरा नाम है, जहाँ पर आशीष जी ने अपनी तरफ से एक इनिशिएट किए है यहाँ पर बाय साइड पे, आप उसको भी देख सकते हैं। हर निशान में करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। तीसरा नाम है पावर ग्रिड, जिसको भी आप लॉन्ग साइड की तरफ देख सकते हैं। आगे भी हम आशीष जी से बातचीत करेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर, लेकिन उससे पहले अब नंबर से बातचीत कर लेते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं और नंबर से बातचीत करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के ग्रुप सीएफओ मनोज भट्ट सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ट्रैक्टर्स की जो डिमांड है और जो मार्जिन आउटलुक है, स्पेशली जिस तरह का अभी मैक्रो सिनेरियो है, कितना चैलेंजिंग है? क्योंकि जो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, उसमें अब राबी की फसल और बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट भी आता है। सो कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल डिमांड, कैसे हैं मार्जिन्स? अगर आप देखें तो जो ट्रैक्टर मार्केट है, पहले ऑन द डिमांड साइड आई थिंक इस साल काफी स्ट्रांग रही है। हमने बोला है कि 10% प्लस ग्रोथ होगी F23 में। तो अगर कमोडिटी प्राइस का साइकिल देख ले तो आप थ्रू द ईयर काफी इम्प्रूवमेंट रही है। बट अभी हम जो मॉनिटर कर रहे हैं कि देर आर मल्टीपल फैक्टर्स की एक तो जो चाइना ओपनिंग है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा कमोडिटी प्राइसेस पे। बट अदरवाइज अगर आप ब्रॉडली देखें तो ओवरऑल देर इज ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कॉस्ट कंट्रोल जो है वो हमारी मार्जिन्स को रेजिलिएंट रहने में उसका सपोर्ट है। बट हम अभी जो बोल रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रिएक्शन होगा। अगर कमोडिटी प्राइसेस अगर बेनाइन रहे तो मार्जिन इम्प्रूवमेंट की हमारी गोल जो है वो रहेगी। जो हमने फोकस किया है अगर बोथ ऑटो और फार्म दोनों में, इस बात पे उसका जो रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट है वो आप देख रहे हैं कि डिस्पाइट सम प्रेशर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री स्पेशली इन द ट्रैक्टर सेगमेंट, हमारी जो मार्जिन्स है वो काफी रेजिलिएंट रही है और उसी की हमें उम्मीद है कि वो कंटिन्यू होगी आगे जाके भी। सर इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट क्वार्टर में जो डिमांड थी एसयूवीज की वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिली। तो एक तो तरफ जब डिमांड अच्छी है लेकिन इनपुट कॉस्ट काफ़ी हायर साइड पर है, तो क्या कोई प्राइस हाइक जो आप प्लान कर रहे हैं एसयूवी स्पेस में इन्फ्लेशन को ईज आउट करने के लिए? अगर हमारी जो अप्रोच रही है काफी मेजर्ड रही है प्राइस हाइक्स पे कि हम ग्रेजुअल इंक्रीजेस ले रहे हैं। अभी भी पूरी तरह से रिकवरी हो नहीं पाई है जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज है। अगर देखें तो लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में जो प्राइसेस नीचे आई है, बट ईयर ऑन ईयर प्राइसेस जो है वो अभी भी इंक्रीज ही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम मेजर्ड वे में वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। पर हमारा ये नहीं है कि इमीडिएटली सारी प्राइस हाइक्स कस्टमर को पास करेंगे। हम जैसे कि करते आए हैं मेजर्ड वे में हम रिकवर करेंगे फ्रॉम कस्टमर्स। बट सर ईवीज को लेकर क्या ग्रोथ प्लान आपने ईयर मार्क कर रखा है? कैसा रहेगा वहां पर केपेक्स? क्या टोटल आपने नंबर्स पुट इन करने की सोची है? हमने जो बताया था कि ओवरऑल अगर देखें फ्रॉम F22 टू 28 हम अबाउट 10,000 करोड़ ईवी में इन्वेस्ट करेंगे। एंड इसमें से ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट बाय PII भी गिना जाएगा। तो वो उन्होंने 19-20 करोड़ की जो हमने इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी। तो दैट इज ऑन द ईवी साइड। ऑन द अदर साइड हमने जो प्लान दिया था कि अबाउट
12,000 crores हम F22 to 24 हम स्पेंड करेंगे। तो अभी जो उसका जो अभी अपडेट देंगे हम मई में देंगे। बट एज ऑफ नाउ कैपेक्स प्लान्स आर ऑन ट्रैक। अभी आपने रेफर किया था तेलंगाना के बारे में, वो है लास्ट माइल मोबिलिटी के लिए, विच इज द 3 व्हीलर एंड द स्मॉलर 4 व्हीलर सेगमेंट्स। तो उसके लिए हमने ये जो प्लांट एक्सपेंशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स बनाई है वो हमारी जहीराबाद फैसिलिटी में तेलंगाना में। तो दैट्स अ सेपरेट बकेट इन टर्म्स ऑफ LMM इन्वेस्टमेंट, लास्ट माइल मोबिलिटी। ओके, भट्ट साहब एक और बात, जो हाल में आया टर्की में अर्थक्वेक है, काफ़ी हद तक उसका इम्पैक्ट है अलग अलग सेक्टर्स कंपनीज के ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा कोई ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट, क्या आपके भी वहाँ पे कोई प्लांट रनिंग है या क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पे? जो इमीडिएट इम्पैक्ट हमारी प्लांट्स पे तो अभी नहीं हुआ है। हालांकि जो आप कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट ओवरऑल अर्थक्वेक पे है, बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि डिमांड पे कोई इम्पैक्ट है कि नहीं, बट एज ऑफ नाउ इमीडिएट इम्पैक्ट कोई मटेरियल इम्पैक्ट हमें तो हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। बट ये हम मॉनिटर कर रहे हैं कि ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन डिमांड कैसे होगा। ये तो अभी 1-2 क्वार्टर बाद ही पता चलेगा कि कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है ऑन डिमांड साइड। चलिए भट्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पर तमाम डिटेल्स पे चर्चा करने के लिए। आशीष, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.5% नीचे अभी कामकाज कर रहा है, रिकवरी जरूर है लोअर लेवल से, लेकिन फिर भी प्रेशर में तो है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा रैली के बाद आज थोड़ा सा वीक दिख रहा है, लेकिन 20 डेमो पे सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पे पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट लेकर यहाँ से बाउंस बैक करता है और वापस 1358 का लेवल तोड़ता है तो वहां पे जरूर एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। और जब उस समय जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो अभी का एग्जैक्ट प्राइस है 1342 का, सेल मेंटेन करे और वो मूव हमें लगता है वापस 1390 तक के दिखा सकता है इसमें। 1392 अगर पुल बैक प्ले बनता है तो वो जोन देखेंगे, लेकिन सो फार आपको अभी भी रणनीति बताया आशीष ने क्या करना चाहिए M&M में। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, आगे बातचीत जारी रखेंगे। आशीष से एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई कराते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। मार्केट्स के अंदर जो प्रेशर है वो अभी बना हुआ है, निफ्टी बैंक डे लो पर एग्जैक्टली कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स के ऊपर नजर डाली, क्योंकि दिन के निचले स्तरों पर एग्जैक्टली अब इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 17,721 ये डे लो है, 17,726 के जोन्स में, 28 के जोन्स में निफ्टी कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे आ गया, 400 की गिरावट यहां पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे, 130 अंक की गिरावट यहां पर भी है, ये भी दोनों डे लो पर। निफ्टी बैंक करीब 1% नीचे, 350 की गिरावट यहां पर। और इंडिया विक्स डे हाई पर अब कामकाज करते हुए। तो बाजारों में जो बिकवाली है वो और एक्सटेंड हुई है और डे लो पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आशीष, सस्ता ऑप्शन कौन सा आपने अब तो पुट ही ली होगी, जहां तक कोई ऑप्शंस बाय साइड पे तो शायद दिख नहीं रहा? नहीं सुमित जी, बाय साइड में ही है और भारत फोर्ज के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल नंबर्स है इसलिए कॉल के थ्रू इसे ट्रेड करने की सलाह है। एक अच्छा मूव और एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिला आज, और प्राइस इसने खराब मार्केट में भी सस्टेन कर रहा है जो इसका जो गैप अप था सुबह। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है थ्रू कॉल। 22-22.5 के करीब 900 वाली कॉल चल रही है, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 16 रुपए का, और हमें लगता है कि 30 रुपए का फर्स्ट टारगेट एंड 35 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। तो 900 रुपए की कॉल फरवरी की 23 रुपए पे जो भी कामकाज कर रही है, 30 रुपए पहला टारगेट, 35 रुपए दूसरा टारगेट, और करीब 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेकर पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। ये भारत फोर्ज की 900 की कॉल है जो कि आशीष जी ने सस्ते ऑप्शन के तौर पर चुनी है। नंबर्स भी हैं तो नंबर से ठीक पहले यहाँ पे आशीष की तरफ से कॉल आ रही है। आशीष, एक बार आप ग्लेनमार्क को और देखिए, आज एक अच्छी तेजी में है, 4% के आसपास का मूव है। यहाँ क्या करना चाहिए? F&O का टॉप गेनर आज। जी सुमित जी, बहुत टाइम बाद ग्लेनमार्क में एक अच्छा मूव देखने मिला और एक राउंडिंग बॉटम बनाकर स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मूव करने का। हमने डॉक्टर रेड्डीज और औरोबिंदो में भी एक अच्छा मूव देखा। स्टॉक 200 डेमा पर आके प्लेस्ड है, जहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया है। मुझे लगता है कि तेजी की तरफ एक ट्रेड बनाया जा सकता है। करंट लेवल पे 408 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर ये 200 डेमा ब्रेक करता है, जो कि इसका 418 के करीबी है, वो डिसाइसिवली ब्रेक करता है, तो इवन 435 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो 408 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पे।
सो 8 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहें, अगर वो ब्रेक करता है तो इश्यूज आएंगे, लेकिन अदरवाइज तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड में पोजीशंस को एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर, बाजार पर अपनी राय रणनीतियाँ बताने के लिए। इंडेक्स के अंदर बिकवाली कहीं ज़्यादा है और डे लो के आसपास वो पहुँच चुका है और मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप बैच प्रेशर में, तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली है जो कि आपको आज एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक दिखाई पड़ेगी भी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष मौजूद होंगे सास बहु सेंसेक्स लेके। नमस्कार। Mongia Steel presents